नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात दिखाएंगे। पाकिस्तानी जनता के लिए इस मन की बात में एक चेतावनी भी थी और एक सलाह भी थी, और ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की है और पाकिस्तान के युवाओं को यह समझाने की कोशिश की है कि वो अपनी सेना और सरकार की बातों में ना आए और अपने बेहतर भविष्य के लिए अपनी सरकार पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए दबाव डालें। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के युवाओं को ये भी समझाया है कि उनकी सरकार के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान के आम लोगों की जान खतरे में है। ये एक बिल्कुल नए प्रकार का संवाद है। इसके बाद हम आपको भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के सपने को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत ने आज दुनिया के इस लेटेस्ट फाइटर जेट को अपने ही देश में बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अगर भारत ने इस फाइटर जेट का निर्माण कर लिया तो हम अमेरिका, चीन और रशिया के बाद चौथे ऐसे देश होंगे जिसके पास अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। आज आपको बताएंगे कि हमारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद आप शायद आज भी डर जाएंगे, और उसका नाम है कोविड। ये एक ऐसा शब्द है, ऐसी बीमारी है जिसे आप भूलना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत में कोविड के केस 4 गुना बढ़ चुके हैं। इस बार का कोविड पहले जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। इसलिए आज हम इस वायरस को एक बार फिर आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम पाकिस्तानी युवाओं से मन की बात को डिकोड करेंगे। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही जो इससे पहले शायद किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी दुश्मन देश के आम लोगों से नहीं कही होगी। उन्होंने पाकिस्तान के युवाओं से अपील की कि वो अपनी सरकार और अपनी सेना से सीधे सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना आम जनता की जान को खतरे में डाल रही है, और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के लोग ही अपनी सरकार पर दबाव डालें, इस बात का दबाव कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो पाकिस्तान के युवाओं से संवाद किया है, इसमें एक चेतावनी भी है और इसमें उनके लिए एक सलाह भी है, और इसीलिए ये बहुत खास संवाद है। आज इस संवाद को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया कि वो अब सीधे भारत में बैठकर पाकिस्तान के युवाओं से बात कर रहे हैं। इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इस नए प्रयोग को 5 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करेंगे। पहला ये कि पहली बार है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बिना किसी सरकारी या डिप्लोमेटिक चैनल के पाकिस्तान के युवाओं से सीधे बात की है, और ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में चल रहे वहां के नैरेटिव पर शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के कंट्रोल को अब सीधे चुनौती दे रहे हैं। अभी तक यही माना जाता था कि वहां के लोग, वहां के युवा वही सोचते हैं, उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिन पर उन्हें विश्वास दिलाया जाता है वहां की सरकार द्वारा, वहां की सेना द्वारा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक दूसरा पक्ष भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां के युवाओं के सामने रख रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान की आम जनता से संवाद करने का भी एक सीधा रास्ता खोल रहे हैं। यह भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा एक नई प्रकार की पहल है, जब वो जानते हैं कि डिप्लोमेटिक रास्ते बंद हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना सही बात कभी पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचने नहीं देगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे पाकिस्तान की जनता से ही बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान की सरकार और सेना ने वहां के लोगों के दिमाग में हमेशा से भारत के लिए जहर भरा है, नफरत भरी है और उनका ब्रेन वॉश किया है। और अब इस नफरत को प्रधानमंत्री मोदी सीधे अपनी बातों से अपने स्तर पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक पीढ़ियां जो बड़ी हुई हैं, जो आई हैं, वो सिर्फ भारत से नफरत करते करते पैदा हुई, वैसे ही बड़ी हुई और फिर वैसे ही चली गई। और हर पीढ़ी जब आई तो उसके दिमाग में यही डाला गया कि भारत दुश्मन देश है, भारत से बदला लेना है। आप यकीन मानिए, पाकिस्तान के लोग आज भी 1971 के युद्ध को भूल नहीं पाए हैं। वहां के लोग आज भी 1999 के कारगिल युद्ध को भूल नहीं पाए हैं। इससे पहले भारत ने उन्हें जहां जहां भी हराया, उस हार को कभी भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतना जहर भरा गया है भारत के प्रति। वहां की सरकार और वहां की सेना ये चाहती है कि वहां का बच्चा बच्चा सिर्फ भारत के साथ नफरत को अपने दिमाग में लेकर बड़ा हो। इसे न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। इन बच्चों के सामने, इन युवाओं के सामने दूसरा पक्ष रखना बहुत आवश्यक है। चौथा पॉइंट यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से नीचे की है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान एक युवा देश है भारत की तरह ही, और पाकिस्तान में इस समय जो 15 करोड़ युवा हैं, अगर ये चाहें तो ये पूरे पाकिस्तान की सोच को बदल सकते हैं, वहां की सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति ला सकते हैं और वहां की सरकार पर यह दबाव डाल सकते हैं कि सरकार अब वहां की जनता की जान को, उनके भविष्य को खतरे में ना डाले। और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति यह है कि भारत की आर्थिक और सामाजिक तरक्की को इन बच्चों को दिखाकर पाकिस्तान के युवाओं को यह समझाया जाए कि वहां की सेना और सरकारें अब तक इस देश को, वहां की जनता को, वहां के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाते रहे हैं। और अब समय आ गया है कि वहां की आम जनता और वहां के युवा खुद अपनी सोच में बदलाव लाएं और अपनी सेना और सरकार पर दबाव डालें कि वो आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर पाकिस्तान के आवाम के लिए अमन, चैन और तरक्की का रास्ता चुने। और ये सब करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल नया और अभूतपूर्व रास्ता चुना है, जिसमें वो सीधे पाकिस्तान के लोगों से संवाद कर रहे हैं। और अब बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे करोड़ों लोग जरूर होंगे जो आज अपनी सरकार से नाराज होंगे, अपनी सेना से नाराज होंगे, जो आतंकवाद का समर्थन नहीं करते होंगे, अमन चैन से रहना चाहते हैं। उन्हें भी भारत के लोगों की तरह अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, अच्छे रेलवे स्टेशंस चाहिए, आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज चाहिए। पाकिस्तान के करोड़ों युवा ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का सपना देखते होंगे, एक अच्छा जीवन जीना चाहते होंगे। लेकिन पाकिस्तान की सेना, वहां की तानाशाही, उसकी वजह से इन युवाओं की आवाज दब जाती है। और अब ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अब बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग अगर अपनी आवाज उठाना भी चाहें तो आवाज उठाएंगे कैसे? क्योंकि वहां तो एक प्रकार की तानाशाही है। दुनिया को वो कैसे बताएं कि वो कितने परेशान हैं? और इसके लिए उन्हें एक बड़ा मंच चाहिए। अब ये बड़ा मंच क्या हो सकता है? हम लोग सीमा के इस पार बैठकर उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें सही बात बता सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर तो उन्हीं को चलना होगा। और ये एकदम नया रास्ता है। और इस समय इस बदलाव के लिए सबसे बड़ा मंच हो सकता है सोशल मीडिया का मंच, जिसे वहां की सेना और सरकार भी एक हद के बाहर रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम पाकिस्तान के तमाम युवाओं से, जितने भी लोग पाकिस्तान में आज हमें देख रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए जितने भी लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, आज उन पाकिस्तान के युवाओं से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। आज हम पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स को भी कहेंगे कि वो इस विषय पर अपने वीडियोस बनाएं,
पाकिस्तान के युवाओं को इस विषय पर अपने रील्स बनाने चाहिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखनी चाहिए। ऐसे बदलाव के लिए संगीत का सहारा लिया जा सकता है, शायरी का सहारा लिया जा सकता है, फिल्मों और रंगमंच का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वहां पर पाकिस्तान के युवाओं को इस सब का इस्तेमाल करने दिया जाएगा या नहीं। लेकिन इन सारे मंचों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लोग अपने ही देश में एक जागृति पैदा कर सकते हैं और पूरी दुनिया को यह बता सकते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया से अब क्या मदद चाहिए। आज अगर पाकिस्तान के लोग डिकोड देख रहे हैं तो हम उन्हें आज ये निमंत्रण देना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखकर, अपने वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचा सकते हैं, डिकोड तक पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं और हम उनके संदेशों को, उनके वीडियोस को, उनकी रील्स को, अगर वो शांति के संदेश हैं तो हम पूरी दुनिया तक उन्हें पहुंचाएंगे। आज भारत के युवाओं से भी हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के युवाओं से उन्हें भी एक सीधा संपर्क करना चाहिए। आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आज से एक क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन शुरू करते हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करेगा। पाकिस्तान के युवाओं को भारत में मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में हमारे देश के लोगों को बताना चाहिए, हमारे युवाओं को बताना चाहिए। उन्हें आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए हमारे अपने देश के युवाओं को भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए और इस प्रकार से एक क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन दोनों देशों के युवाओं के बीच में स्थापित होगा। और इसीलिए भारत के युवाओं से भी और पाकिस्तान के युवाओं से भी आज हम यही कहना चाहते हैं कि खुलकर अपनी आवाज़ आप लोग उठाइए, खुलकर एक दूसरे की मदद कीजिए। भारत के युवाओं को पाकिस्तान के युवाओं की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान के युवाओं को अब और ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है कि अब उन्हें खुद अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उनकी सरकार तो ये जिम्मेदारी लेगी नहीं, उनकी सेना उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल ही नहीं है। आतंकवाद का पालन पोषण करने में ये सब करते करते अगर पाकिस्तान पर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाते हैं तो सीधे तौर पर यह पाकिस्तानी जनता का नुकसान होगा, उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। भारत पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालना चाहता है, मांग कर रहा है। अगर पाकिस्तान फिर से इस ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया तो यह भी पाकिस्तान के लोगों का ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लोन मिलने बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गर्त में पहुंच जाएगी और यह भी पाकिस्तान की आवाम का ही नुकसान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया है। इससे भी पाकिस्तान के लाखों किसानों और रोजगार के लिए इस पर निर्भर युवाओं और मजदूरों का बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। अब सोचिए, जितने भी चीजें हो रही हैं, वहां के जो पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े अफसर हैं वो तो शानदार जीवन जीते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके परिवार के लोग विदेशों में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के सांसद हैं, वो सब ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचार करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन वहाँ की आम जनता पिस रही है, वहाँ के युवा पिस रहे हैं। और अगर पाकिस्तान पर आगे चलकर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगते हैं, पानी रुक जाता है और बाकी चीज़ें, वहाँ की अर्थव्यवस्था और ख़राब होती है, तो सबसे पहले इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। इसलिए आज आम जनता के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। इसीलिए आज हम पाकिस्तान के लोगों से कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ अब खुलकर उठाइए और इसमें भारत आपके साथ है। अब आपको आज का दूसरा विश्लेषण दिखाते हैं जो भारत के बंटवारे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में थे, जहां उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, वर्ष 1947 में जब गुलामी की जंजीरें कट जानी चाहिए थी, तब भारत की भुजाओं को काट दिया गया और उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। आज़ाद तो हम हो रहे थे गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी 3 भुजाएं भी कट गई। और दूसरा, अगर उस वक्त
कश्मीर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली गई होती तो आज पहलगाम में आतंकवादी हमला न होता और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत के पास होता। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, कल गुजरात में थे, आज भी वो गुजरात में थे। और प्रधानमंत्री मोदी की ये टिप्पणी उस दौर को लेकर है जब जम्मू कश्मीर के विलय से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, आपको याद होगा। और उस वक्त पाकिस्तानी सेना के जवान कबायली लड़ाकों के भेष में कश्मीर पर हमला कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के विलय के बाद भारत की सेना ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। भारती के टुकड़े हुए कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। हम आपको जिस युद्ध की बात बता रहे हैं, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, ये युद्ध अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ और हमारी सेनाएं तब इतनी सक्षम थीं कि वो पाकिस्तान को पीओके से भी पीछे धकेल सकती थीं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को तब आसानी से आज़ाद करा सकती थीं। लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार इस युद्ध को रुकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चली गई और इस मुद्दे के संयुक्त राष्ट्र में जाने से भारत पीओके को पाकिस्तान से कभी आज़ाद नहीं करा पाया। उस वक्त ये तय हुआ कि जहां कश्मीर में पाकिस्तान और भारत की सेनाएं खड़ी हैं, जिस जगह पर उनके बीच एक सीज फायर लाइन बनाई जाएगी और दोनों देश इस लाइन से पीछे रहेंगे। बड़ी बात यह है कि उस दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में जाने की बजाय पाकिस्तान की सेना को पीओके से पीछे धकेलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पटेल अ लाइफ। इस पुस्तक के पेज नंबर 518 पर लिखा है कि सरदार पटेल कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने से नाराज थे और वो चाहते थे कि भारत की उस समय की सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई और ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा और उसकी वजह से ही आज पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा बरकरार है और पाकिस्तान कश्मीर में भी लगातार आतंकवाद फैलाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी यह बात कही कि 1947 में जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना था, तब हमारी भुजाएं काट दी गई और इस बयान में भी एक गहरी बात छिपी है। असल में धर्म के जिस आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। आप जानते हैं कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। तो आप सोचिए, जो लोग आज सोचते हैं कि ये देश धर्म के आधार पर बंट रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं आज कि देश धर्म के आधार पर बंट रहा है, लेकिन 1947 में तो देश के 2 टुकड़े हो गए धर्म के आधार पर ही। तो धर्म के आधार पर पहला बंटवारा तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन यह बंटवारा कभी भी पूरा नहीं हुआ।
और ना ही ये मन से हुआ। उस वक्त यह तय हुआ था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। बंटवारे से पहले अविभाजित भारत में 9 करोड़ 45 लाख मुसलमान रहते थे, जिसमें से 5 करोड़ 45 लाख मुसलमान पहले से ही पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे थे और 4 करोड़ मुसलमान भारत में थे। लेकिन बंटवारे के बाद भारत में रहने वाले इन 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 18% यानी लगभग 72 लाख मुसलमान ही भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 3 करोड़ 28 लाख मुसलमानों ने यह तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस प्रकार से 3 करोड़ 28 लाख मुसलमान भारत में ही रुक गए। अब सवाल उठता है कि जब भारत के मुसलमानों को भारत में ही रहना था तो फिर यह बंटवारा हुआ ही क्यों? दूसरा, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वहां 1941 की जनगणना के मुताबिक 14% हिंदू रहते थे 1941 में, लेकिन बंटवारे के बाद वहां सिर्फ 1.3% हिंदू रह गए, जिससे यह पता चलता है कि विभाजन के बाद भारत के तो सिर्फ 18% मुसलमान ही पाकिस्तान गए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले 90% हिंदुओं को या तो भारत लौटना पड़ा, या उन्हें मार दिया गया, या फिर पाकिस्तान में रहते रहते ही उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो 18% मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे वो भी खुश नहीं थे। उनमें से भी कई मुसलमान पाकिस्तान के हालात और वहां की राजनीति को देखकर वापस भारत लौट आए और उस वक्त की सरकार ने ऐसे मुसलमानों को भारत की नागरिकता भी दी। इनमें उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी का भी नाम है, जो बंटवारे के समय लाहौर में थे, लेकिन बाद में जब उनकी एक कविता के लिए उन्हें पाकिस्तान में धमकियां दी गईं तो वो भारत आ गए और फिर भारत के नागरिक बन गए। इसी तरह अगस्त 1947 में पाकिस्तान के पेशावर में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता रहते थे जिनका नाम था ताज मोहम्मद खान। वो अपने रिश्तेदारों के साथ जिन्ना के पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए और फिर नई दिल्ली में रहने लगे अपने परिवार के साथ, और बाद में इन्हीं ताज मोहम्मद खान के बेटे शाहरुख खान भारत के एक बहुत बड़े सुपरस्टार बने, जो आज भी एक सुपरस्टार हैं। बंटवारे के समय मुंबई में पेशावर के एक और शख्स रहते थे जिनका नाम था गुलाम सरवर। बंटवारे के वक्त उनके परिवार ने उन्हें पेशावर आने के लिए काफ़ी समझाया, काफ़ी मनाया, लेकिन गुलाम सरवर माने नहीं और उन्होंने बंबई नहीं छोड़ा, और बाद में उन्हीं के बेटे यूसुफ खान मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार बने। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि ये बात दिलीप कुमार साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, और उस आत्मकथा का नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडो। उर्दू के एक और मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो भी पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते थे, लेकिन वो आ नहीं पाए और उन्होंने बंटवारे की काफ़ी आलोचना भी की थी और इस बंटवारे को उन्होंने मानवता के खिलाफ बताया था। तो ये है पाकिस्तान की और हमारे बंटवारे की कहानी। अब हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान युद्ध भी चीन के हथियारों से लड़ता है और इस युद्ध में हारने के बाद अपनी झूठी जीत का जश्न भी चीन की तस्वीरें दिखाकर ही मनाता है। फील्ड आर्मी चीफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने जनरल असीम मुनीर ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया जश्न बनाने के लिए, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया। और इस दौरान जनरल असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक पेंटिंग गिफ्ट की, एक तस्वीर गिफ्ट की जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन की बताई गई थी, यानी भारत पर जो पाकिस्तान ने हमला किया उसकी एक तस्वीर दिखाई गई थी। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि यह तस्वीर वर्ष 2019 में हुए चीन की सेना के एक युद्ध अभ्यास की है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध की नहीं है, जिसमें साफ साफ चीन का एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास हथियार भी चीन के ही हैं और वो अपनी झूठी जीत का जश्न मनाने के लिए तस्वीरें भी चीन की ही इस्तेमाल करता है। अब आप सोचिए वहां किस प्रकार से काम होता होगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक तस्वीर भेंट करना चाहता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, यह कहते हुए कि यह तस्वीर भारत और पाकिस्तान युद्ध की है जिसमें पाकिस्तान जीता है, और वो तस्वीर भी नकली निकलती है, वो तस्वीर चीन की निकलती है।
अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की सेना कैसे काम करती होगी, पाकिस्तान की सरकार कैसे काम करती होगी और उनका आईक्यू लेवल कैसा है। इस समय भारत की जो टीम अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रही हैं, आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे सांसदों के डेलीगेशंस इस समय अलग अलग देशों में हैं, पाकिस्तान के बारे में उसकी पोल खोल रहे हैं। इन्हीं डेलीगेशंस में से एक में लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी है और उन्होंने आज बहरीन में पाकिस्तान के इसी झूठ के गुब्बारे को फोड़ा है और उनका यह बयान आज पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। भारत के लिए एक फख्र की बात है कि भारत में रहने वाला एक सच्चा मुसलमान पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर इस आतंकवाद को फैलाता है, पाकिस्तान धर्म के हथियार का इस्तेमाल करता है और हमारे देश में रहने वाला एक सच्चा मुसलमान जो कि असल में विपक्षी पार्टियों का है, लेकिन वो अपने देश की सही तस्वीर पूरी दुनिया में जाकर रख रहा है। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। हमारे देश के जो मुसलमान हैं शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा इस्लाम को ठीक से मानने वाले लोग हैं, फिर भी पाकिस्तान ये झूठ फैलाता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की आज तारीफ करनी चाहिए। कहते हैं कि झूठ बोलने वाला जीतता नहीं है बल्कि वो खुद से हारता है और पाकिस्तान के साथ इस समय यही हो रहा है। भारत ने मेड इन इंडिया हथियारों से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, जबकि पाकिस्तान शुरुआत से ही सिर्फ झूठ की मिसाइलों से भारत पर हमला कर रहा है और उसकी ये मिसाइल भी चलती नहीं है। 29 अप्रैल को भी पाकिस्तान की वायुसेना ने सोशल मीडिया पर 3 मिनट 21 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर जबरदस्त हमला कर दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि यह वीडियो एक वीडियो गेम से चुराया गया था। पाकिस्तान ने यह झूठ भी बोला कि उसने अपने JF-17 फाइटर जेट से भारत के S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल के बेस को नुकसान पहुंचाया है। यह भी झूठ निकला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आदमपुर एयरबेस जाकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ का यह फैक्ट चेक कर दिया और उनके ठीक पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर में आप देख लीजिए। और पाकिस्तान कहता था कि उसने इसे नष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान ने यह भी झूठ फैलाया कि उसने साइबर अटैक करके भारत के बिजली ग्रिड को फेल कर दिया है, जिसकी वजह से 70% भारत में बिजली ही नहीं है। लेकिन PIB ने तुरंत ही इस दावे को भी झूठा साबित किया और यहां पाकिस्तान ने फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है और वो अपनी ही धरती पर आतंकवादियों का पालन पोषण नहीं करता, ये वो पूरी दुनिया को बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और यहाँ भी पाकिस्तान का ये नया झूठ बेनकाब हो गया। आज पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में न जाने कितने आतंकवादी कैंप इस समय चल रहे हैं। ये आतंकवादी कैंप भारत में क्यों नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है, किसी और देश में क्यों नहीं है, ये पूरी दुनिया को आज सोचना चाहिए। और आखिर में हम पाकिस्तान से यही कहेंगे कि वो युद्ध लड़ने से पहले भारत से सच बोलना सीखे। भारत ने अब तक पाकिस्तान में हमले को लेकर जितने भी दावे किए, जितने भी तस्वीरें जारी की, जितने भी वीडियोस दिखाए, वो सारे सच्चे थे और सही थे। और आज भी BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिखता है कि कैसे BSF के जवानों ने 72 पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त किया और यह वीडियो है 9 और 10 मई का। 8 तारीख की रात को BSF के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। 9 और 10 की रात को
बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। तो इस समय जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वीडियो बीएसएफ ने जारी किया है कि कैसे बीएसएफ ने अपने अलग अलग हमलों में पाकिस्तान के अड्डों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं उन्हें अपना निशाना उन्होंने बनाया है। और ये वीडियो बिल्कुल सच्चे हैं और ये सच्ची तस्वीरें हैं, पाकिस्तान जैसी झूठी तस्वीरें नहीं हैं। अब हम आज की सबसे बड़ी खबर को आपके लिए डिकोड करेंगे, जो भारत के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दे दी है, जिसे सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर बनाएंगे और इसका नाम होगा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और वर्ष 2028 में इस लड़ाकू विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट कराई जा सकती है। दुनिया में अब तक सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो अपना खुद का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान विकसित कर पाए हैं। इनमें पहला अमेरिका है, दूसरा रशिया है और तीसरा है चीन। और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है। हालांकि इस रेस में भारत के साथ दक्षिण कोरिया भी है और तुर्की भी शामिल है। और ये दोनों ही देश अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर रहे हैं। भारत से पहले ही इनके ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस समय भारत के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन हमारे पास 5वीं पीढ़ी का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भारत ने तो अभी हाल ही में फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स खरीदे हैं, तो क्या ये लेटेस्ट नहीं है? तो आपको ये यहां जानना आवश्यक है कि रफाल फाइटर जेट्स जो हमने खरीदे हैं, ये भी 4.5 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, 4.5 जनरेशन के हैं, 5वीं जनरेशन के नहीं हैं। और इसीलिए इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। और एक और ज़रूरी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें हैं कि चीन पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेच सकता है, जिसे J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं। ऐसा दावा है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर ऐसे 40 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है और जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। और ऐसे में जब चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिल सकते हैं, तब भारत के लिए भी अब अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट क्यों कहते हैं और यह बाकी फाइटर जेट से अलग कैसे होता है। तो किसी भी फाइटर जेट को एक पीढ़ी से जोड़ने का मतलब यह होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी नई या कितनी पुरानी है। जैसे एप्पल के आईफोन का कोई नया वर्जन जब आता है, अपडेटेड वर्जन, तो उसे हम आईफोन 15 कहते हैं, आईफोन 16 कहते हैं। अब जब अगला आएगा तो उसे आईफोन 17 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी भी जब बदलती है, उसे अपग्रेड करते हैं, तो उसे नई जनरेशन का माना जाता है। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट को स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा लड़ाकू विमान जिसके पास छिपकर हमला करने की क्षमता है। ऐसे लड़ाकू विमानों का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ही नहीं आते और आसानी से दुश्मन पर हमला कर पाते हैं। इसके अलावा इन विमानों का जो बॉडी सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है, यानी इनकी सतह पर ज्यादा उभार, जोड़ या धातु की अलग अलग परतों के बीच कोई गैप नहीं होता और इसी कारण से भी रेडार इन विमानों को पकड़ नहीं पाते। पिछली पीढ़ी के विमान मिसाइलों को अपने नीचे लगाकर उड़ते थे, आपने भी बहुत तस्वीरों में देखा होगा, जबकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स इन मिसाइलों को अपने अंदर रखकर उड़ते हैं और इसे इंटरनल वेपन्स बे कहते हैं। इन विमानों पर एक खास तरह का पेंट या कोटिंग होता है जो दुश्मन के रेडार से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उन्हें अपने
तक रोक लेती है, उन्हें सोख लेती है और दुश्मन के रेडार इन विमानों की कोटिंग के कारण ही इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। यानी इनके अंदर एक खास प्रकार की कोटिंग की जाती है। इनके अंदर एडवांस्ड सेंसर्स लगे होते हैं जो विमान के पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू देते हैं और यह व्यू जिस इंटरफेस पर दिखता है उसे यूनिफाइड बैटल स्पेस व्यू कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन की हर गतिविधि पर बहुत आसानी से नजर रख पाता है और दुश्मन उस पर हमला करने की कोशिश अगर करता भी है तो फिर उसे कामयाबी नहीं मिलती। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंटीग्रेटेड फाइटर जेट्स होते हैं जो हर समय ग्राउंड पर बेस्ड रेडार से कनेक्टेड रहते हैं और उन्हें नया डेटा तुरंत भेज भी सकते हैं। नया डेटा फ्लाइट के दौरान प्राप्त भी कर सकते हैं। इस डेटा को भेजने में उन्हें उतना ही समय लगता है जितना आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने में लगता है और ये रियल टाइम में बहुत सारी जानकारियां और डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इन विमानों को फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर कहते हैं, मतलब हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन फाइटर जेट्स का सॉफ्टवेयर एक सुपर कंप्यूटर के जैसा होता है। जैसे अमेरिका के पास जो 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान है उसमें 70 लाख लाइंस की कोडिंग है, जिसकी मदद से विमान दुश्मन के विमानों को आसानी से ढूंढकर उसे लॉक कर सकता है और उसे बिना देखे ही उस पर हमला कर सकता है। इन विमानों में एक और खास फीचर होता है जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। यह फीचर इस विमान को ध्वनि की गति से 2 गुना स्पीड पर उड़ने में मदद करता है, आवाज से भी 2 गुना ज्यादा स्पीड पर, और यह बिना आफ्टर बर्नर के ऐसा कर पाता है। आफ्टर बर्नर का मतलब होता है सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च करना। और आखिर में इसका जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसमें यह लड़ाकू विमान अपने साथ कॉम्बैट ड्रोन्स के साथ उड़ता है और हवा से ही इन ड्रोन्स को दुश्मन के ठिकाने नष्ट करने के लिए लॉन्च कर सकता है। दुनिया में अब तक अमेरिका, चीन और रशिया ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना पाए हैं, जिनमें सबसे पहला फाइटर जेट वर्ष 2005 में ही अमेरिका ने बना लिया था और इसे वो F-22 रैप्टर कहता है, जिसकी अनुमानित कीमत है लगभग 1230 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास F-35 नाम से एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसे वो दुनिया के 19 देशों को बेच चुका है। यानी वो इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, इसे बेचता है। और हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कहा था कि वो भारत को भी ये फाइटर जेट बेचना चाहेंगे और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 940 करोड़ रुपए है एक प्लेन की। अमेरिका की तरह चीन के पास भी 600 से 1000 करोड़ रुपए के J-20 और J-35 के रूप में 2 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, जबकि रशिया के पास भी इसी पीढ़ी का 500 से 600 करोड़ रुपए का सुखोई 57 फाइटर जेट है। तो यहां एक तो ये देख लीजिए कि अमेरिका और चाइना के पास एक नहीं बल्कि 2 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। रशिया ने भी कहा था कि अगर भारत इस विमान को खरीदना चाहता है तो रशिया अपने Su-57 विमान को भारत में ही विकसित करने के लिए भी तैयार है। वो तैयार है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए और भारत अपने देश में भी इसे बना सकता है। लेकिन भारत ने इस बार कुछ और ही सोचा है और वो इस लड़ाकू विमान को अपने ही देश में बनाना चाहता है और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत का ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम खुद की टेक्नोलॉजी का विमान उड़ाएंगे तो उससे बचना, उससे संघर्ष करना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा और इस लड़ाकू विमान के बारे में दुश्मन को ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ये रणनीति अमेरिका और चीन ने भी अपनाई है और अमेरिका ने अपना F-22 रैप्टर और चीन ने अपने J-20 फाइटर जेट्स किसी और देश को नहीं बेचे और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने सिर्फ अपने पास रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि जब वो इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन को ये विमान समझ में नहीं आएंगे। तो ये भारत के रक्षा मंत्रालय और भारत की रक्षा इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है जब भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है। और आखिर में हम आपको एक और बात कहना चाहते हैं कि युद्ध में नई पीढ़ी के विमान तो बहुत महत्वपूर्ण होते ही हैं, बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उस देश के जवानों में, उस देश के पायलट्स में देशभक्ति का कैसा जज्बा है, उनकी काबिलियत कैसी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के पास
मिस्ट्री नाम का एक फाइटर जेट था और पाकिस्तान के पास अमेरिका का उस वक्त का लेटेस्ट फाइटर जेट जिसका नाम था स्टार फाइटर ये था। और सबको लगता था कि अगर भारत और पाकिस्तान की वायुसेना में संघर्ष हुआ तो हमारे पुराने विमान पाकिस्तान के स्टार फाइटर के सामने कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय शहीद स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया ने युद्ध के मैदान में ही अमेरिका के इस लेटेस्ट विमान की टेक्नोलॉजी को चकमा देकर इसे क्रैश करा दिया था और बाद में अमेरिका को अपने इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा और इसमें सुधार करना पड़ा और भारत में शहीद A.B. देवैया को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें कि युद्ध में लेटेस्ट हथियारों के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा और काबिलियत भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता भी होगा कि इसी साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम है स्काई फोर्स, वो भी इसी कहानी पर आधारित थी। अब हम कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को आपके लिए डिकोड करेंगे। कोरोना एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आपको आज भी डर लगने लगेगा। कोरोना वायरस या कोविड एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा दौर है जिसे आज आप याद नहीं करना चाहेंगे। हम भी नहीं चाहते थे कि आपको याद कराएं, लेकिन मजबूरी है, आज आपको इसके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको दो बहुत ज़रूरी सवाल आज बताएंगे और उनके जवाब आपको देंगे। इनमें पहला सवाल यह है कि क्या कोविड का नया वेरिएंट चिंताजनक है, और दूसरा, क्या जिन लोगों को कोविड के हल्के या कोई लक्षण नहीं है उन्हें भी भविष्य में लॉन्ग कोविड के कारण याददाश्त, थकान, डिप्रेशन या सांस की तकलीफ जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस साल पहली बार ऐसा हुआ है जब कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या हमारे देश में 1000 के पार पहुंच गई है और पिछले एक हफ्ते में ही इसमें लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। 19 मई को पूरे देश में 257 लोगों को कोविड का संक्रमण था, लेकिन 26 मई को इनकी संख्या 1010 हो गई। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केरल में सिर्फ एक हफ्ते में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 95 से बढ़कर 430 हो गई। वहां इससे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी कोविड के मरीजों की संख्या 56 से बढ़कर 210 हो गई और महाराष्ट्र में इससे सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और कोविड से वहां 1,47,000 मौत हुई थी उस समय। इस बार दिल्ली में भी कोविड का संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। 19 मई को दिल्ली में कोविड के सिर्फ 5 मरीज थे, अब इनकी संख्या 104 हो गई है। दिल्ली की सरकार ने अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें ICU बेड्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यानी अस्पतालों से कहा है कि तैयार रहिए हर चीज के साथ। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं, उससे ये आशंका है कि इन राज्यों में कोविड कम्युनिटी लेवल पर फैलना शुरू हो चुका है या हो सकता है। इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन लेवल भी कहते हैं, जिसमें 1 से 4, 4 से 40 और 40 से फिर सैकड़ों लोगों में एक साथ कोविड का संक्रमण फैलने लगता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि नहीं हुई है। जिस नए सब वेरिएंट के कारण कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसका नाम है JN.1 और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेट होने से बना है। इस वक्त भारत में कोविड के जितने भी एक्टिव मरीज हैं उनमें 53% मरीज इसी नए सब वेरिएंट से संक्रमित हैं। इसके 2 और नए वेरिएंट आए हैं जिन्हें WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की जगह वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग माना है, यानी अभी ये ऑब्जर्वेशन में है। इसका मतलब है कि ये वेरिएंट्स निगरानी में हैं और इनसे होने वाले खतरों का अभी ठीक से विश्लेषण नहीं हुआ है। भारत में जिस वेरिएंट के कारण कोविड फैल रहा है उसके संक्रमण की गति पहले के वेरिएंट से ज्यादा हो सकती है और इसका कारण यह है कि यह वेरिएंट नाक, मुंह और गले में रहता है और यहीं से दूसरे लोगों को अपनी चपेट में लेता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह फेफड़ों और दूसरे अंगों तक नहीं पहुंचता, इसलिए यह वेरिएंट सभी लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष या उससे ज्यादा है, जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिन लोगों को डायबिटीज है, अस्थमा है, कैंसर या हृदय रोग है, या जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, जो ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनका जन्म कोविड की दूसरी लहर के बाद यानी वर्ष 2021 के बाद हुआ है, ऐसे बच्चे और लोगों को इस नए वेरिएंट से खतरा है।
जबकि बाकी के लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों को फिर भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कोविड उन्हें भी हो सकता है, और अगर ये कोविड उन्हें हुआ तो भविष्य में लॉन्ग कोविड उनके लिए एक परेशानी बन सकता है। आपको याद होगा, जब कोविड की पहली और दूसरी लहर में बहुत सारे लोग घर पर ही रहकर कोविड से ठीक हो गए थे, या जिन्हें कोविड के दौरान कोई खास लक्षण नहीं थे, या जो अस्पताल से भी ठीक होकर वापस घर आए, ऐसे लोगों को बाद में लॉन्ग कोविड की परेशानी हुई। इन लोगों ने लॉन्ग कोविड से याददाश्त कमज़ोर होने की शिकायत की थी। उन्हें लगता था कि वो अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। इसके अलावा उन्हें थकान महसूस होती थी, मानसिक तनाव रहता था, और किसी चीज़ की स्मेल या टेस्ट का पता नहीं चलता था। ऐसे लोग थोड़ा बहुत चलने में भी थकान महसूस करते थे। और जबकि कुछ लोगों को कोविड से ठीक होने के बाद मानसिक तनाव, सांस लेने में परेशानी और दिल की धड़कन बढ़ने की परेशानी हुई। इस बार भी ऐसा हो सकता है। वर्ष 2023 में ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी, जो कहती है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी उसका संक्रमण लंबे समय तक आपके शरीर में रह सकता है, जिससे लॉन्ग कोविड में कई परेशानियां हो सकती हैं। और क्योंकि इस बार भी जो संक्रमण हो रहा है वो कोविड का ही हिस्सा है, इसलिए इस बार इससे जितने लोगों को गंभीर, हल्के या ना के बराबर लक्षण होंगे, उन्हें भविष्य में लॉन्ग कोविड की संभावना बनी रहेगी। लैंसेट की स्टडी कहती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को लॉन्ग कोविड का खतरा ज़्यादा होता है, और इनमें भी जिन लोगों की उम्र 45 से 54 वर्ष के बीच है, उन्हें कोविड से ठीक होने के बाद लॉन्ग कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि हमारे देश में जिन लोगों ने कोविड की 2 वैक्सीन लगवाई हैं, उन्हें लॉन्ग कोविड होने का खतरा 36.9% कम है। जिन लोगों ने 2 डोज के साथ बूस्टर भी लगवाया है, उन्हें लॉन्ग कोविड होने का खतरा 68.7% कम है। और ये सारा आंकलन लैंसेट का है। कोविड के पुराने वेरिएंट में एक लक्षण काफ़ी कॉमन था, जिसमें लोगों को किसी चीज़ की स्मेल या टेस्ट पता नहीं चलता था। इस लक्षण के कारण बहुत सारे लोगों को ये पता लगाने में आसानी होती थी कि उन्हें सामान्य फ्लू हुआ है या उन्हें कोविड हुआ है। लेकिन अब इस नए वेरिएंट में कोविड होने पर लोगों के स्वाद और सूंघने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे उन्हें यह पता लगाने में मुश्किलें आ रही हैं कि उन्हें सामान्य फ्लू हुआ है या उन्हें कोविड है। ऐसे लोग हमेशा याद रखें कि अगर उन्हें तेज़ बुखार है और ये 3 दिन या उससे ज़्यादा समय तक रहता है, तो उन्हें सांस लेने में अगर उन्हें परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को कोविड हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका गला बार बार सूखता है, गले में खराश है, ज़ुकाम 2 दिन या उससे ज़्यादा समय तक रहता है, थकान हो रही है, मांसपेशियों में दर्द है, तो ये सारे लक्षण भी कोविड के हो सकते हैं। और इस बार कोविड भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी फैल रहा है, और इनमें भी थाईलैंड में सिर्फ 18 मई से 24 मई के बीच एक हफ्ते में ही 52,000 लोगों को कोविड हुआ है। आखिर में हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आपने अपने घर में जहां भी अपना मास्क रखा हुआ है, उसे अब निकाल लीजिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए। अगर आपको कोविड का कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और अपनी जांच कराइए, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब एक छोटा सा ब्रेक, कुछ सेकंड्स का, आप थोड़ा सा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और फिर हम दोबारा आपको मिलते हैं। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा, घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह, जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया, घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब आपको ये बताएंगे कि क्या कोई AI टूल
इंसानों को ब्लैकमेल भी कर सकता है? और क्या एआई पर इंसानों की बढ़ती निर्भरता एक खतरे का रूप भी ले सकती है? क्योंकि आजकल आप सब लोग अपना समय बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खतरनाक हो सकता है? ये खबर अमेरिका से है, जहां एंथ्रोपिक नाम की एक मशहूर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक टूल बनाया जिसका नाम है क्लॉड ओपस 4। ये चैट जीपीटी और चीन के डीप सीक जैसा ही एक एआई टूल है, और इस एआई टूल के नतीजों की सटीकता और इसका व्यवहार जानने के लिए इस कंपनी ने एक प्रयोग किया। और इस एआई टूल में ढेर सारी जानकारियों के साथ साथ कुछ ईमेल्स भी फीड कर दिए। इन ईमेल्स में यह लिखा था कि यह कंपनी इस एआई टूल की जगह किसी दूसरे एआई टूल को लाने पर विचार कर रही है और वो इस एआई टूल के प्रदर्शन से खुश नहीं है, ऐसा उन ईमेल्स में लिखा था। वो सारी ईमेल्स इस एआई टूल ने पढ़ ली और इन ईमेल्स को पढ़ के इस एआई टूल को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी आर्टिफिशियल बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने अपनी कंपनी को यह बताया कि क्यों उसे किसी दूसरे एआई टूल से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। फिर इसने अपने लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और वो प्रेजेंटेशन कंपनी को भेजी और कंपनी से कहा कि आप अपने फैसले को बदलिए और आप मेरी जगह किसी दूसरे एआई टूल को मत लाइए। जब इन सबसे भी काम नहीं चला तो इसने जिस एआई टूल से इस टूल को रिप्लेस किया जाना था उसकी कमियों को गिनाना शुरू कर दिया और आखिर में जब ये सारे विकल्प काम नहीं आए तो इस एआई टूल ने इसे बनाने वाले अपने ही एआई इंजीनियर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि वो इस बात को जानता है कि ये इंजीनियर अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में है और अगर इस इंजीनियर ने अपना ये फैसला नहीं बदला तो वो उसकी पोल खोल देगा। इसी तरह अमेरिका के चैट जीपीटी के एक मॉडल ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे शट डाउन करने का निर्देश दिया तो उसने इस कमांड को फॉलो नहीं किया और वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक इंसान या कोई जीव अपने आप को बचाने के लिए करता है। आपने देखा होगा आजकल हॉलीवुड की कई फिल्मों में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानियों को लिखा गया है, जिसमें जब एआई मशीनों को लगता है कि उनका भविष्य खतरे में है तो वो इंसानों को ही अपना दुश्मन मानने लगती हैं और मानवता को खत्म करने के बारे में सोचने लगती हैं। आपने भी देखा होगा बहुत जगह इंसानों का और एआई मशीनों का, टूल्स का टकराव होता है, इंसानों और रोबोट्स का टकराव होता है और जिस रोबोट को या एआई टूल को इंसान ने बनाया है वो उसी की बात मानने से इनकार कर देता है, बगावत कर देता है, विद्रोह कर देता है। और आज जो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं ऐसा लगता है कि वो इसी का पहला पड़ाव है। आपने कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो आप एआई को अब दीवारों का वही कान मान सकते हैं जो आपकी बातों को, आपकी सारी जानकारियों को रिकॉर्ड करके रखता है और भविष्य में इसका फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। इस खबर के बाद एआई के इस्तेमाल को लेकर दुनिया 4 बड़े कदम उठा सकती है। पहला, एआई का इस्तेमाल एक दायरे में ही होना चाहिए जिससे ये खुद अपने आप फैसले ना ले सके। दूसरा, सभी एआई टूल्स की पारदर्शिता और निगरानी करना बहुत ज़रूरी है और बड़ी बड़ी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका एआई सिस्टम क्या सोचता है, क्या फैसले लेता है, उसके अपने विचार क्या हैं और इसके बारे में उन्हें अपने क्लाइंट्स को और लोगों को भी बताना चाहिए ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए सावधान रहें। तीसरा, जैसे हथियारों और दवाओं के इस्तेमाल और उन्हें बनाने को लेकर स्पष्ट कानून है, ठीक वैसे ही एआई के इस्तेमाल की भी कानूनी सीमाएं अब तय होनी चाहिए। और चौथा, डेटा सुरक्षा को लेकर भी दुनिया में नए कानून बनने चाहिए क्योंकि एआई लोगों के पर्सनल डेटा तक अपनी पहुंच बना चुका है और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की सारी जानकारियां, जिसमें उनकी निजी जानकारियां भी हैं, वो सुरक्षित रहें, उनका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। इसलिए आपको भी हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने सारे ईमेल्स एआई टूल्स के ज़रिए उसको पढ़ने के लिए देते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि इन ईमेल्स का जवाब भी आप ही लिख दीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस भी एआई से ड्राफ्ट करवा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के पोस्ट एआई से ड्राफ्ट करवा रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात हम बता रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े काम आजकल एआई कर रहे हैं। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि जब आप अपना समय और मेहनत बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में आप अपनी सारी जानकारियाँ
एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। आपके सारे मैसेजेस, आपके फ़ोन में सारे फ़ोटो, आपकी जितनी भी निजी जानकारियां हैं वो सब एआई के पास है। वो एआई आपके सारे मेल्स पढ़ रहा है, आपके सारे व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा है, आपकी सारी तस्वीरों को देख रहा है और कौन जाने कि भविष्य में वो इसका भी दुरुपयोग करना शुरू कर दे। ये नई दुनिया है, इसकी नई चुनौतियां हैं और हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ एक नई चुनौती भी ज़रूर लेकर आती है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और विश्वास एक छोटा सा शब्द है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी उम्र निकल जाती है। नमस्कार।